बच्चों आज हम कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावनाओं से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में पहले क्या दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, तो पहला दिया गया है इसके अंदर कि प्रस्तावना, मानव बुद्धिशाली प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? बुद्धिशाली प्राणी। इसकी वह अपने आसपास की परिस्थितियों का विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर सकता है, मतलब उसको क्या, उसके बारे में जान करके उसको बांट सकता है। मानव सुखमय हो इसके लिए वह उसे कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और इस व्यवस्थाओं को समझने के लिए उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए व्यवस्था के उत्पन्न प्रश्न एवं समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति को विविध शास्त्रों की रचना करनी पड़ती है। मतलब उन्होंने अपना जीवन सुखी रह सके तो अनेकों प्रकार की व्यवस्था के, जैसे सामाजिक व्यवस्था, शादी ब्याह होते हैं, धर्म पूजा कांड होते हैं, वो राजकीय व्यवस्था, ओके, ये सरकार आई वो सरकार गई, और अर्थव्यवस्था जिसमें कितने अमीरी कितने गरीब कितने क्या है उसके बारे में सब जो होती है वो बातों को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अनादिकाल में आने वाले कई प्रश्नों के समस्याओं का हल लड़ाई का युद्ध के द्वारा होते थे। कई बौद्धिक विकासों होने से समस्याओं का हल शास्त्रों बौद्धिक गणना आने लगी, और इस प्रकार के शास्त्रों का आर्थिक समस्याओं का हल का मनुष्य आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया। पहले के समय में क्या होता था, कोई क्या होता है कि कुछ भी बात होती क्या झगड़े से मारपीट के द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, तो वो समय क्या हुआ, चला गया। अब क्या लोग ने नई नई प्रकार की क्या खोजें कर रखी, जिस कारण से क्या उस खोज होने से इस प्रकार के अलग अलग जो होते हैं समस्याओं का समाधान मिलने लगा है। अब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का अर्थ। तो अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है उसके बारे में देखें। तो अर्थशास्त्र के अर्थ के अंदर अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थ होता है, अर्थ माने शास्त्र, अर्थ का मतलब होता है शास्त्र, और संस्कृत में अर्थ पर से इस शब्द की प्राप्ति हुई, मतलब संस्कृत शब्द से। ठीक है, और संस्कृत में अर्थ शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जिसमें उसका उद्देश्य होता है कुछ प्राप्त करना। उसका मतलब क्या, तो कुछ प्राप्त करना जो आधुनिक अर्थ में क्या अधिक सुगम है, मतलब अधिक अभी के समय में। ओके, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स, ग्रीक ओलिकोनॉमिक्स के रूप में आवृत्ति है ये। प्राचीन ग्रीस के लोग घरेलू सर सामान की जो निजी मालिक होते थे, मतलब निजी मालिक होते थे, उसे वो कहते थे, जिसे घरेलू सामान के व्यवस्थापक के रिसेन क्या नोमो के कहते थे, मतलब उसके रूप में क्या माना जाता था। अब अर्थशास्त्र के रूप में भारतीय चिंतन, मतलब अर्थशास्त्र को बताने वाले कौन कौन से वैज्ञानिक थे उनके बारे में, जो शास्त्री थे उनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए, भारत में सभ्य और सांस्कृतिक ऐतिहासिक लगभग 5000 वर्ष पुराने, ये हमने समाज में पढ़ चुके हैं। इसके लिए भारत में त्वरित चिंतन के मानव जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन में मार्गदर्शन देने वाले थे, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी आपने पढ़ चुके हैं समाज में, जो मानव के ही करना होता है, और मानव के लिए 4 मुख्य है, और जिसमें अर्थशास्त्र के लिए जानकारी प्रस्तुत करने का संबंधित है। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा की जाने वाली प्रवृत्तियों की अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है, जिसे जीवन निर्वाह, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति के लिए अर्थोपयोजिक मानव कर्तव्य माना जाता है। लगभग 2500 वर्ष पुराना अर्थशास्त्र के नाम अपनी पुस्तक कौटिल्य की, जिनका दूसरा नाम चाणक्य, मतलब कि उन्होंने क्या अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। चाणक्य के बारे में आपने सुना ही होगा उनका नाम। ठीक है, ये क्या अशोक सम्राट के क्या वहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में और अर्थशास्त्री के रूप में क्या थे। और प्रवृत्ति के चिंतक प्रस्तुत किया कि कौटिल्य के मतानुसार मानव की प्रवृत्ति अर्थ है, और मानव के जो भी प्रवृत्ति वो अर्थ एक माने जाते हैं। उसमें मनुष्य का निवास करता है, वहाँ भूमि अर्थ है, और पृथ्वी के लाभ प्राप्त करने का उपयोग दर्शाने का अर्थशास्त्र माना है। मतलब कि मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ पे जमीन है, और जमीन पर जो उपजाऊ करके जो बेच खा के करता है, एक तरह का अर्थशास्त्र माना जाता है। भारत में चिंतन का मानव कल्याण के संपूर्ण रूप से विचार किया जाता है कि अर्थशास्त्र के प्रवृत्तियों का केवल अर्थ केंद्रित ना रहकर नैतिक आधारित के साथ समस्त मानव कल्याण को ध्यान में रखना। मतलब कि अर्थशास्त्र का मतलब है कि खुद अपने बारे में सोच कर नहीं, परंतु क्या पूरे संसार और पूरी दुनिया और जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में भी सोचना होगा, उनका भी विकास करने के लिए करना होगा। ठीक है,
इसके लिए अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में नैतिक छपी दिखाई देती है, मतलब नैतिकता छपी हुई दिखाई देती है। बल्कि चाणक्य के ज़्यादातर अर्थ विचारों के सार्वजनिक सामूहिक व्यवहारों के अर्थशास्त्र में केंद्र में होते हैं, मतलब कि सामूहिक समूह में होने वाले हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलकर कार्य करने वाले एक क्या अर्थशास्त्र माना जाता है। विशेष रूप से राजशाही व्यवस्था और कृषि प्रधान व्यवस्था के ध्यान में रखकर आर्थिक संदेश मार्गदर्शन कौटिल्य के प्रस्तुत किया गया, मतलब कि क्या ये राजशाही राजाओं रजवाड़ों के समय क्या और प्लस कृषि खेतीबाड़ी के क्षेत्र में भी क्या अर्थशास्त्र की व्यवस्था मानी जाती है। अब इसमें जैसे पश्चिम अर्थशास्त्र के उद्भव विकास में पश्चिम मतलब कि विदेशों में अर्थशास्त्री जो थे उसका उद्भव विकास कैसे हुआ, इसका कैसे जानकारी उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो दर्शन एरिट स्टोन ने ओनिकोमेनिक नामक प्रस्तुत की लिखी थी, जिसके उन्होंने आर्थिक चिंतन किया था। और औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म श्रम विभाजन का हुआ और विशेष हुए, जिसमें कोई एक ही कार्य किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सके, ऐसे उसने कुशलता प्राप्त करने उसके का ज्ञान के क्षेत्र में भी अध्ययन किया। मतलब उन्होंने उस समय उनकी किताब लिखी और इसके लिए एक ही व्यक्ति एक ही काम करता, उसके बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी थी। भौतिक विज्ञान के सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार के अध्ययन करने वाले शास्त्र को विशिष्ट हुआ, मतलब कि एक भौतिक जो भौतिक रूप से मिलते हैं वो और समाज के जो है ऐसे व्यवहारों को जानने के लिए क्या ये बनाया गया। अध्ययन के पद्धति का मात्र तर्क कल्पना पर आधारित न रहकर प्रयोग और जांच आधारित वैज्ञानिक पद्धति का शुरू हुआ, मतलब कि तर्क रूप से नहीं होना चाहिए कि एक जानकारी रूप से क्या किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो अर्थ तभी मानव के अर्थ व्यवहार और राज्य नीति और दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में अध्ययन हुआ है, मतलब कि दर्शन शास्त्र के रूप में गिना जाता है। इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बड़े यंत्र बड़े पैमाने के उत्पादन अर्थशास्त्र के केंद्र और विशाल पूंजी निवेश परिणाम और एवं कई अर्थशास्त्र सामाजिक व्यवस्था सामने आई। मतलब कि क्या औद्योगिक जो क्षेत्र कारखानों के क्षेत्र में बड़े बड़े यंत्र खरीदना, उनको बेचना, उनका उत्पादन करना, पैसा लगाना, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में लिखी जाती है। किसी भी देश के आर्थिक संपत्ति का वृद्धि और कमी उसके बारे में उसकी जिम्मेदारी होती है, लिखा जाता है। और इसके लिए उनके प्रश्न का गहन चिंतन करने के लिए 1776 में एडम स्मिथ अर्थशास्त्री हुए। अब एडम स्मिथ के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या एन इंक्वायरी इनटू द नेचुरल एंड कोर्स ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब नेशनल कि जो संक्षेप में वेल्थ ऑफ नेशनल रूप से प्रसिद्ध है। तो इस पुस्तक को उन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो पहले जो हमारे अर्थशास्त्री हो क्या एडम स्मिथ है। ध्यान रखेंगे बहुत सारे अर्थशास्त्री आने वाले हैं, तो उसके बारे में नाम आपको पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले जो आते हैं वो क्या है, तो एडम स्मिथ माने जाते हैं। तो एडम स्मिथ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एडम जो स्मिथ हैं, एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र एक संपत्ति शास्त्र माना जाता है। उनका मानव उत्पादन द्वारा ये होने वाले भौतिक संपत्तियों के उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र मानते हैं। वो क्या मानते हैं कि मानव एक क्या संपत्ति शास्त्र, संपत्ति उत्पन्न करने वाला शास्त्र मानते हैं। संपत्तियाँ करता है, उसमें उत्पादन करता है, बेचना और उत्पादन करना और उसका उपयोग करना इनका कार्य है, और विनिमय माने बेचना इनका कार्य माना जाता है, ऐसा मानते थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करते हुए दूसरे और अध्ययन करते हुए पद्धतियाँ वैज्ञानिक है। एडम स्मिथ के मानव आर्थिक व्यवहारों और स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ किए जाए और नीति शास्त्र के आर्थिक अध्ययन से दूर रखा जाता है। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशनल में यद्यपि रूप से कल्याण के बारे में, मतलब उन्होंने क्या बोला, एक इंसान उत्पादन करता है, एक इंसान उसको खरीदता है और अनेकों प्रकार से बेचने खरीदने की क्या पद्धतियाँ चलती है, ऐसे व्यवहारों के बारे में एडम स्मिथ के द्वारा क्या लिखे गए हैं। ठीक है, दूसरा अगर आता है तो दूसरा मार्शल के द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब दूसरे अर्थशास्त्री हमारे कौन से हैं, मार्शल। 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में व्याख्या दी थी। लिखा था उन्होंने कि अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। आर्थिक रूप से जो व्यवहार होते हैं, पैसे की जहाँ लेन देन होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर भी देखें तो आपको
इस प्रकार के मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र में दैनिक अर्थ प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है और व्यक्तिक भौतिक चिंतन के द्वारा उपयोग में से किस प्रकार से सुख प्राप्त करना है उसे प्रयास करता है, उसका विश्लेषण करता है। मतलब क्या होता है, मार्शल के द्वारा कहा जाता है कि दैनिक जीवन में बहुत सारे आर्थिक अध्ययन करता है, मतलब पैसों के लेन देन अनेकों प्रकार से करता है और उसके किस प्रकार से उसका चीज़ वस्तुओं का उपयोग करके हमें सुख प्राप्ति करना है, सुख समृद्धि प्राप्त कर उसके बारे में अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है, जानकारी प्राप्त करता है। और लेखन में मार्शल भौतिक और मापी जा सके ऐसी वस्तुओं का उपभोग की चर्चा करते हैं, मतलब जिस ऐसी वस्तुओं का चीज़ का उपयोग करते हैं जिससे हम माप सकते हैं, ऐसी चीज़ वस्तुओं का उन्होंने क्या उपयोग किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार मार्शल की व्याख्या को आलोचन हुआ है। इसके लिए बावजूद भी मार्शल के अर्थ मतलब उनकी जो व्याख्या दी है उनको लोग मानते नहीं है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार की व्याख्या दी हुई है। आगे तीसरे नंबर पे आते हैं रोबन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। कोई भी अर्थशास्त्र के मानव जाति के मूल्य प्रश्नों का समस्याओं को ढूंढना का प्रयास करता है। मानव जाति के आर्थिक पहलुओं को महत्वपूर्ण प्रयासों को वैकल्पिक और उनके वाले मर्यादाओं को अमर्यादित आवश्यकताओं का सुगम होता है। मतलब कि क्या होता है, मानव की हरदम परेशानियां होती है, समस्या होती है, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या रोबन्स ने इस प्रश्न को क्या खड़ा किया हुआ है। और 1931 में प्रोफेसर लायन रोबन्स ने अपनी पुस्तक लिखी थी एक, ठीक है। उसके अंदर अर्थशास्त्र के व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वैकल्पिक उपयोगों को वाले को साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाना है, उसके व्यवहारों को बना, मतलब कि आपको वैकल्पिक जो चीज़ वस्तु दी है, मतलब कि दो चीज़ वस्तु दी होती है, ठीक है। दोनों चीज़ वस्तु में कोई एक वस्तु आपको पसंद करनी है और कौन सी वस्तु आपको पसंद करनी है उसके बारे में बताया जाता है। तो उसमें से उसको किस तरह से आपको उपयोग करना है उसके बारे में बताया गया है। मनुष्य की आवश्यकता मर्यादित है। मनुष्य की क्या आवश्यकता अरे मर्यादित माने, जितना भी दो उसके लिए कम है तथा बार बार जन्म लेता है और आवश्यकता संतुष्ट करने का साधन मर्यादित और वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं और हमारे जो साधन है वो क्या मर्यादित माने जाते हैं, ठीक है। इस समस्या के संदर्भ में अर्थशास्त्र के कार्य कमी वाले साधनों के किस प्रकार से उपयोग होगा उसके लिए हमें वैकल्पिक अधिक से अधिक आवश्यकता संतुष्ट करनी, मतलब कि अधिक से अधिक आवश्यकता को संतुष्ट किया जाता है। रोबन्स ने अर्थशास्त्र के वास्तव लक्ष्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है और वह मानव के अर्थशास्त्र व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र माना जाता है, जिसे रोबन्स मानते कि अर्थशास्त्र क्या है और उसके अध्ययन कैसा होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। अब लास्ट में आते चौथे नंबर पे सेल्यूओलस के द्वारा किए गए अर्थशास्त्र का, उनका 1947 में जन्म हुआ था। समाज के किसी भी प्रकार के से कमी आने वाले उपयोग में महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को उत्पादन करता है और उनका अलग अलग उपयोग के बीच में बंटवारा करता है और जिसे अर्थशास्त्र का अध्ययन कहा जाता है। और अर्थशास्त्र के समाज की पसंदगी और बांटने के प्रश्न को अध्ययन का रूप बनाया जाता है, अध्ययन रूप से उसको क्या बनाना है, मतलब उसकी जानकारी लेनी है हमको, ऐसा अलग अलग जो समाज में आते हैं उस चीज़ों को बांट कर उसकी जानकारी लेना होगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र में व्याख्या को नीचे दिए गए हैं, जिसके अर्थशास्त्र के आर्थिक व्यवहारों के अध्ययन करना, मतलब मानव के साथ जितने में आर्थिक पैसों के लेन देन होते हैं उनके व्यवहारों के बीच में उनका अध्ययन करना, ऐसा बताते हैं। ये वास्तवदर्शी अर्थशास्त्र वास्तव में दिखाई देने वाला माना जाता है। अर्थशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति भी मानी जाती है। इसके अंदर देखिए तो क्या होता है कि अर्थशास्त्र आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति है। आर्थिक और अनार्थिक प्रवृत्ति है, तो आर्थिक अनार्थिक प्रवृत्ति क्या है उसके बारे में आपको डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, ठीक है। आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या कि जिसके अंदर पैसों की लेन देन होती हो उसको आर्थिक प्रवृत्ति कही जाती है। जिस प्रकार से आपने कोई साइकिल खरीदा उसके बदले में साइकिल वाले को आपने पैसा दिया, वो क्या आर्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है, ठीक है। अनार्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जिसके लिए क्या कि आप किसी को आप कुछ चीज़ वस्तु देते हैं और वो भी आपको सामने कोई चीज़ वस्तु देता है, उसको अनार्थिक प्रवृत्ति मानी जाएगी। माना आपने किसी को 1 किलो गेहूँ दिया है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको 1 किलो चावल दिए, तो अनार्थिक प्रवृत्ति। आपके पापा आपकी फीस भरते हैं सामने वाले व्यक्ति को और आप उनको पढ़ा करके पहला नंबर ला के देते हो, तो वो क्या अनार्थिक प्रवृत्ति मानी जाती है। तो जिसमें चीज़ वस्तु की क्या लेन देन होती है अनार्थिक प्रवृत्ति, जिसमें चीज़ वस्तुओं के बदले में पैसे दिए जाते हैं तो आर्थिक प्रवृत्ति के रूप में क्या गिना जाता है।